पटना में आज जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन की ओर से बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। इस रैली को नाम दिया गया है स्वाभिमान रैली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरी तैयारी कर ली गई है। रैली आयोजकों का दावा है कि गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटेगी। महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज शामिल होंगे। रैली का वक्त सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे सोनिया रैली को संबोधित करेंगी। कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश भी सोनिया के बाद और 4 बजे से पहले भाषण देंगे। रैली से ठीक पहले की रात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तैयारियों का जायजा लिया। पटना की सड़क पर विशेष तरीके से तैयार की गई गाड़ी में सवार लालू ने मुआयना किया। लालू के स्पेशल रथ के आगे आगे अजीबोगरीब नाच भी चल रहा था। इस वजह से पटना की सड़कों पर भारी जाम भी लगा। स्वाभिमान रैली से पहले पटना में महागठबंधन बनाम बीजेपी को लेकर पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। शहर के हर मुख्य सड़क, चौक चौराहे पर दोनों पक्षों के पोस्टर, बैनर भर चुके हैं। हर तस्वीर में यही दावा किया जा रहा है कि हम ही बदलेंगे बदहाल बिहार की तकदीर। पटना में आज होने वाली महागठबंधन रैली से पहले नीतीश और लालू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू एमएलए रेणु कुशवाहा और सुनील कुमार ने पार्टी का साथ छोड़ कमल का दामन थाम लिया है, जबकि आरजेडी विधायक बृजकिशोर सिंह भी लालटेन छोड़ बीजेपी खेमे में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया है। इनके नाम है धर्मवीर गांधी और हरिंदर खालसा। कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ये कदम उठाया गया। पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में दोनों के निलंबन का फैसला लिया गया। धर्मवीर गांधी पंजाब के पटियाला से आम आदमी पार्टी सांसद हैं, जबकि हरिंदर खालसा फतेहगढ़ से एमपी हैं। आपके राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में कहा गया कि दोनों पार्टी के अंदर ही अलग धड़ा बनाने में जुटे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य पंजाब के अंदर पार्टी को नुकसान पहुंचाना था। हालांकि निलंबित हुए दोनों सांसदों ने इससे इनकार किया है। धर्मवीर गांधी और हरिंदर खालसा दोनों ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने का खुलकर विरोध किया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी ये सांसद कई बार निशाना साध चुके हैं। पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद धर्मवीर गांधी ने फिर केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये फैसला दिल्ली की तानाशाही है। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया मुझे, और आज के बाद भी जो निलंबन हुआ है ना, जब भी मुझे लगेगा कि उन असूलों पे, जिन असूलों पे मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, अगर उन असूलों से पार्टी भटकेगी। असूल क्या थे? असूल था स्वराज्य का, जिसका पार्टी में अब कोई नाम नहीं लेना चाहता। आम आदमी पार्टी के भीतर मची खलबली पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी ने इस मामले में चुटकी लेते हुए कहा कि हालांकि ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन केजरीवाल को पहले अपने कुनबे पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज दिल्ली में प्याज, दाल और दूसरी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। विरोध का नेतृत्व करेंगे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन। प्रदर्शन का ठिकाना होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास और वक्त होगा दोपहर के 12 बजे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे रेडियो पर मोदी के मन की बात का प्रसारण होगा। ये 11वां मौका है जब पीएम मोदी अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस बार मन की बात का मुद्दा क्या होगा। पिछली बार 26 जुलाई को पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने यातायात सुरक्षा पर चर्चा की थी। माना जा रहा है कि शिक्षक दिवस नजदीक होने की वजह से प्रधानमंत्री शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था पर अपने मन की बात को सामने रख सकते हैं। शीना बोरा मर्डर कांड में जांचकर्ता अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर शीना की हत्या के पीछे वजह क्या है। कत्ल की मुख्य आरोपी और शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी ने भी अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक इंद्राणी ने मर्डर के लिए दूसरों पर सवाल उठाए हैं।
शीना मर्डर कांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना का देर रात मेडिकल टेस्ट कराया गया। मुंबई पुलिस खार पुलिस स्टेशन से दोनों को जांच के लिए बाबा अस्पताल ले गई। बाद में संजीव खन्ना को बांद्रा थाने लाया गया, जबकि इंद्राणी मुखर्जी को सांता क्रूज से लॉकअप में ले जाया गया। शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी को क्लीन चिट के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि मामले की चार्जशीट में पीटर बरी हो सकते हैं। उधर पुलिस को शीना के भाई मिखाइल के बयानों में भी कोई विरोधाभास नहीं दिखा। इंद्राणी के खिलाफ मिखाइल की गवाही अहम हो गई है, क्योंकि पुलिस को कई नए सुराग मिले हैं। इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय अपने बयान पर कायम हैं। इन दोनों का कहना है कि शीना के कातिल इंद्राणी ही है। कल इस केस में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी भेज दिए गए। शीना बोरा के कंकाल के नमूने के साथ इंद्राणी और मिखाइल के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजे गए। शीना बोरा का कत्ल 24 अप्रैल 2012 को हुआ था और उसकी लाश को महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों में फेंककर आग लगाई गई थी। इस मामले की शुरुआती जांच को लेकर पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी ने कंकाल मिलने का केस दर्ज न करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। गुजरात में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे हार्दिक पटेल दिल्ली में मीडिया को संबोधित करके पटेल आरक्षण पर अपना रुख साफ करेंगे। हार्दिक पटेल ये मांग कर रहे हैं कि गुजरात में पटेल समाज को ओबीसी कोटे में शामिल करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। कुछ दिनों पहले गुजरात में पटेल आरक्षण पर हुए आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में श्वेतांग पटेल की मौत हो गई थी। आज दिन में करीब 10 बजे अहमदाबाद में श्वेतांग पटेल का अंतिम संस्कार होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने पटेल आंदोलन के दौरान अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। न सिर्फ निर्दोषों को मारा, बल्कि उनकी चीजों को भी नुकसान पहुंचाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय, डीजीपी और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। योग गुरु रामदेव ने जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाते हुए सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत की है। कुरुक्षेत्र में रामदेव ने कहा कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि देश और समाज के लिए घातक हो सकती है और उस पर नियंत्रण के लिए चीन की तरह कड़ी पाबंदी की जरूरत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल में हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने ऐसा बयान दिया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। शिवसेना आगरा ने 5 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू माता पिता को 2 लाख रुपए नगद इनाम देने का ऐलान किया है। शिवसेना की माने तो इनाम साल 2010 से 2015 के बीच पैदा हुए बच्चों के माता पिता को दिया जाएगा। शिवसेना के मुताबिक उन्होंने ताजा जनगणना में हिंदुओं की घटती वृद्धि दर को देखते हुए ऐसा करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मोंगेस लिकेतोफ इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए लिकेतोफ कल राजधानी दिल्ली पहुंचे। उनकी पीएम मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात होगी और बातचीत में यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा भारत उठाएगा। खेल दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने देश विदेश में अपने प्रदर्शन की बदौलत प्रदेश का नाम रोशन किया। इसमें 7 महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और 14 पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए राजस्थान के बाड़मेर जिले के जवान धर्माराम के घर राखी लेकर पहुंची बहनें फूट फूट कर रो पड़ी। धर्माराम 25 मई को आतंकी घुसपैठ को नाकाम करते हुए शहीद हो गए थे। कल रक्षाबंधन के दिन शहीद धर्माराम की 3 बहनें घर पहुंची, लेकिन भावनाओं का सैलाब हावी हो गया। काफी देर तक तस्वीर को निहार कर तस्वीर पर ही तिलक लगाकर उन्होंने रक्षा सूत्र बांधने की रस्म निभाई। ओडिशा में भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश की सबसे बड़ी राखी बनाने का दावा किया है। यूनिवर्सिटी के कला विभाग के छात्रों ने कहा है कि उनकी बनाई राखी भारत की सबसे बड़ी राखी है और इसका नाम वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। इस राखी की लंबाई 500 फीट और गोलाई 50 फीट है। उत्तराखंड में चंपावत में रक्षाबंधन के मौके पर पत्थर मारने की अनोखी प्रथा का आयोजन हुआ। इसे चंपावत जिले के देवीधुरा मां बराही के सिद्ध स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस बार आयोजन में राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए।
भूस्खलन की वजह से 2 दिनों से बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से खुल गया है। रास्ता बंद होने की वजह से सैकड़ों यात्री हाईवे पर फंस चुके थे। पहाड़ों पर चट्टान खिसकने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 चमोली में मिठाना, पागल नाला, पिनोला घाट, खच्चर नाला और लंबगढ़ में बंद हो गया था। ओडिशा के सरदार वल्लभ मेडिकल संस्थान में इलाज के दौरान मरने वाले नवजात मासूमों की तादाद 46 तक पहुंच चुकी है। कटक में सरदार वल्लभ मेडिकल संस्थान में कल 4 और नवजात की मौत हो गई। अभी तक इस मामले में राज्य सरकार की ओर से लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक लड़की ने दिखाया जबरदस्त साहस। एक लुटेरे ने लड़की की चेन लूट ली थी, लेकिन लड़की अचानक उस पर टूट पड़ी। उसने लुटेरे से अपनी चेन तो वापस ली ही, लुटेरे को भी पकड़ लिया। लड़की के मुताबिक चेन लूट के बाद उसे मोदी के नारे से साहस मिला और वो जय मोदी बोलकर लुटेरे पर टूट पड़ी। मैं मार्केट करके जस्ट मैं यहाँ से जा ही रही थी, गुजर रही थी ये रोड से। गुजरने के दौरान मैं जस्ट इसी जगह पे किसी ने मुझे बहुत तेज़ लिटर, अभी भी मुझे पेन हो रहा है, बट मैंने वो एकदम मैंने दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने आपको बोला कि मैंने फर्स्ट ही एक ही बात बोला, मतलब जय मोदी बोली और अंदर से बोल के फिर मैं भागी उसके पीछे। लिटरली भागते हुए मैं गई हूँ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के गफुलिया गांव में एक घर में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यह घर कालू शेख का था। घर में अवैध तौर पर बम बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस घर को सीज कर जांच में जुटी हुई है। यूपी के मऊ में एक ऑटो चालक ने सरेराह महिला को बुरी तरह पीटा। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी, लोगों के साथ मंजर निहारती रही। कहानी मंगलसूत्र चोरी के आरोप से शुरू हुई। मंगलसूत्र ऑटो में सवार एक महिला के पास से बरामद भी हो गया, लेकिन इस दौरान विवाद बढ़ने पर ऑटो चालक ने महिला की पिटाई कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात अंजाम दी गई। 2 युवकों पर आरोप है कि वो युवती को अगवा कर एक मकान में ले गए, जहां पर उसके साथ गैंग रेप किया। बाद में पीड़िता परिजनों को घटनास्थल पर बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुलायम सिंह यादव के सामने प्रदर्शन और आत्मदाह की धमकी दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। हेमंत डोगरे नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले हेमंत ने लव मैरिज की थी। रक्षाबंधन के दिन डोगरे की पत्नी भाइयों को राखी बांधने पहुंची तो और विवाद बढ़ गया और ससुराल वालों ने डोगरे और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में हेमंत की मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी बॉम्बे अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेतेश्वर पुजारा के 7वें टेस्ट शतक की बदौलत टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ बड़ी राहत मिली है। कोलंबो टेस्ट में 135 पर नाबाद हैं पुजारा। अमित मिश्रा ने अर्धशतक जमाकर पुजारा के साथ 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 104 रनों की साझेदारी की। भारत ने 8 विकेट पर 292 रन बना लिए हैं। विदेश में पुजारा का ये दूसरा शतक था और श्रीलंका के खिलाफ पहली शतक की पारी। दूसरे दिन के खेल के बाद पुजारा ने कहा कि बल्लेबाजी के लिए एसएससी की पिच आसान नहीं है और ऐसा लगा जैसे दक्षिण अफ्रीका में खेल रहा हूं। पुजारा ने आगे कहा कि अमित मिश्रा के साथ ने उनका हौसला बढ़ाया। कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली, रोहित शर्मा और स्टुअर्ट बिन्नी फ्लॉप रहे। आउट होने से पहले कप्तान कोहली ने महज 18 रनों की ही पारी खेली। आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन भी बारिश ने कोलंबो मैच में बाधा डाली। कल सिर्फ 80.3 ओवर का खेल हुआ। आज तीसरे दिन भी बारिश का पूर्वानुमान है, इसीलिए मैच आज 15 मिनट पहले सुबह 9:45 से ही शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सितारों का सम्मान किया। सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। जमैका के उसेन बोल्ट ने फिर से कमाल कर दिखाया।
चीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बोल्ट और उनकी टीम ने 4 गुना 100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। बोल्ट ने अपने 3 साथियों के साथ 4 गुना 100 मीटर की रिले रेस महज 37.36 सेकंड में जीत ली। बोल्ट के लिए ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 11वां गोल्ड मेडल है।